हेलो गाइस, वेलकम टू से इंग्लिश ट्यूब। मैं हूं आपका मनोज सर। आज पढ़ेंगे एक नया चैप्टर। आज हम पढ़ेंगे सेंटेंस। सेंटेंस का हिंदी में होता है वाक्य। वाक्य शब्दों से मिलकर बना होता है, यानी जब शब्द मिलते हैं तब जाके वाक्य बनता है और उसी वाक्य को हम सेंटेंस कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि सेंटेंस इज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी वर्ड्स के मिलने से सेंटेंस बनता है। इसको हम डेफिनेशन से और अच्छी तरह समझ लेंगे। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूजुअली कंटेनिंग अ वर्ब which expresses a thought in the form of statement, question, instruction, or exclamation. A sentence generally starts with a capital letter when it is written. यानी ग्रुप्स जो है वो वर्ड्स का है और जो वर्ड्स के ग्रुप है वो सेंटेंस है। यूजुअली हम कह सकते हैं कि सेंटेंस जो होता है वो एक वर्ब से बना होता है, यानी किसी भी सेंटेंस में एक वर्ब जरूर होती है, चाहे वो कोई सा भी सेंटेंस हो, चाहे वो बड़ा सेंटेंस हो, छोटा सेंटेंस हो, अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, इंटरोगेटिव, किसी प्रकार का सेंटेंस हो, उस सेंटेंस में एक वर्ब जरूर होती है। ये जो सेंटेंस होता है वो हमेशा एक एक्सप्रेस करता है एक थॉट को, यानी उसके अंदर एक थॉट होता है, एक विचार होता है, एक मैटर होता है। और ये स्टेटमेंट के फॉर्म में हो सकता है, ये क्वेश्चन के फॉर्म में हो सकता है, ये इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में हो सकता है और ये एक्सक्लेमेशन के फॉर्म में भी हो सकता है। एक बात और याद रखना, सेंटेंस चाहे हम अफर्मेटिव बनाए, नेगेटिव बनाए, इंट्रोगेटिव बनाए, कोई भी सेंटेंस बनाएंगे वो सेंटेंस हमेशा ही कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। ठीक है, अब बात करते हैं और अच्छी तरह समझते हैं कि अब अपने दैनिक जीवन में सेंटेंस कैसे समझ सकते हैं। जो भी हम सुबह से शाम तक बोलते हैं, जैसे कि आप मुझे सुन पा रहे हैं, मैं जो कह रहा हूँ, जैसे कि क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं, मैं एक सेंटेंस बोला क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं, ये एक सेंटेंस है जो क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं इन वर्ड्स से मिलकर बना है। यानी कई वर्ड्स मिलकर एक सेंटेंस बनाते हैं और हमारा पूरा जीवन सेंटेंस में ही गुजरता है। सुबह से लेकर शाम तक हम जिन लोगों से ही बात करते हैं और जिन लोगों से हम बात करते हैं, उनकी बातें हम सुनते हैं, वे सभी सेंटेंस में ही एक्सचेंज करते हैं, या हम समझे कि सेंटेंस में ही हम एक दूसरे से बात करते हैं। अब चाहे वो ऑरली बात हो, यानी मौखिक तौर पर हो, या रिटर्न कम्युनिकेशन वाली बात हो, जैसे मैंने सेंटेंस लिखे हुए हैं, ये भी सेंटेंस है और ये रिटर्न है। यानी सेंटेंस वर्ड्स के ग्रुप से मिलकर बनता हो और ये अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव फॉर्म में हो सकता है। चलिए इसे और अच्छी तरह समझते हैं हम। ही इज कमिंग नाउ, ये एक सेंटेंस है। ही इज कमिंग नाउ, ये सब वर्ड्स हैं और वर्ड्स मिलकर एक सेंटेंस बनाया गया। आर यू कमिंग इन द पार्टी, ये भी एक सेंटेंस है जो इंट्रोगेटिव है। यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये एक इंस्ट्रक्शन है। ओ माई गॉड आई हैव फॉरगॉट माई पर्स एट होम, और ये एक्सक्लेमेशन है, भाववाचक सेंटेंस है। यानी इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सेंटेंस में अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, गुस्सा, भाव, जिज्ञासा या आशीर्वाद या शुभकामनाएं देना या बद्दुआ देना, ये सारे ही सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। हाँ, यहाँ आप देख सकते हैं कि सेंटेंस मैंने एक ऊपर लिखा हुआ है जिसका मीन्स है वर्ड्स ग्रुप, जबकि मैंने नोट करके एक नीचे भी लिखा हुआ सेंटेंस जिसका मतलब पनिशमेंट। तो बताना चाहूँगा कि सेंटेंस दो वर्ड्स होते हैं, दोनों की स्पेलिंग सेम होती है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम होता है, लेकिन जो हम पढ़ रहे हैं वो सेंटेंस है जिसका अर्थ है वर्ड्स ग्रुप, जबकि एक सेंटेंस होता है जिसका मतलब होता है पनिशमेंट, सजा। ये लॉ का वर्ड है। तो अगर आप कहीं कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, वहाँ सेंटेंस की बात आती है, तो आप समझ जाएंगे कि वो ग्रुप ऑफ वर्ड है। या ग्रामर की बात कर रहे हैं, वहाँ वर्ड ग्रुप है। जबकि हम अगर लॉ की बात करेंगे और कहा जाता है कि जज ने किसी थीप को या किसी अपराधी को कैपिटल पनिशमेंट दिया या उसे फिजिकल पनिशमेंट दिया हुआ है, तो ये पनिशमेंट जो है वहाँ पर इसका अर्थ होगा सेंटेंस, यानी कैपिटल सेंटेंस दिया है तो यहाँ उसका अर्थ निकलेगा कि उसे सजा दी गई है, पनिशमेंट दिया गया है। आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। मेन बेसिक एलिमेंट,
अब बात आती है कि जो सेंटेंस जो होता है वो दरअसल बना किसका होता है, मतलब वो बेसिक एलिमेंट्स कौन होते हैं या क्या क्या होते हैं जिनसे मिलकर एक सेंटेंस बनता है। तो मैं बताता हूं, यहाँ कोई भी सेंटेंस अपने बेसिक एलिमेंट से बना होता है। वो बेसिक एलिमेंट्स सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, प्लेस है, टाइम है और आदि है। मेनली यही है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, प्लेस और टाइम। इनको हम एक एक करके सिस्टमेटिकली और बड़े ही धीमे और सिस्टमेटिकली और समझकर पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो किसी भी सेंटेंस का पहले एलिमेंट होता है सब्जेक्ट, जिसे हम हिंदी में कर्ता कहते हैं। सब्जेक्ट का मतलब यहाँ होता है जो काम करता है या जिसके द्वारा क्रिया की जाती है, जिसके द्वारा क्रिया होती है। सब्जेक्ट का मतलब यहाँ मैंने नोट करके भी लिखा हुआ है, विषय, जैसे कि मैंने ऊपर बताया हुआ था। यहाँ भी सब्जेक्ट दो प्रकार के हैं। एक सब्जेक्ट होता है कर्ता, यानी किसी सेंटेंस में काम करने वाला, और एक होता है सब्जेक्ट विषय, जो से हम हिंदी, इंग्लिश, मैथ आदि विषय के नाम से जानते हैं। दोनों की स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं वो हमारा कर्ता वाला है। तो जो काम करता है, अपने टॉपिक पे आते हैं, जो काम करता है अर्थात कोई व्यक्ति या जानवर जो काम कर रहा है किसी सेंटेंस में, जो काम कर रहा है वो हमारा सब्जेक्ट कहलाएगा। जैसे कि माधवी बच्चों को गणित पढ़ा रही है। यहाँ माधवी पहले आई हुई है, माधवी बच्चों को गणित पढ़ा रही है, तो यहाँ माधवी सब्जेक्ट हो गया। जीतू ने नेहा को पैसे दिए, यहाँ जीतू सब्जेक्ट है। अब यहाँ एक बात ध्यान देने वाली बात है, जो शब्द पहले आएगा वो सब्जेक्ट होगा ऐसा नहीं है, इसीलिए मैंने दो एग्जाम्पल और लिखे। सब्जेक्ट का मतलब होता है वो व्यक्ति या वो जानवर या वो चीज जो काम कर रही है, या ये समझिए जिसके द्वारा काम किया जा रहा है। जो काम कर रहा है वो सब्जेक्ट कहलाएगा, और जो काम नहीं कर रहा वो सब्जेक्ट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखते हैं हम, माधवी बच्चों को पढ़ा रही है। माधवी बच्चों को पढ़ा रही है अर्थात माधवी बच्चों को पढ़ाने का काम कर रही है। तो यहाँ काम कौन कर रहा है? माधवी कर रही है, माधवी सब्जेक्ट हो गई। बच्चे और गणित तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ क्रिया पढ़ाने की हो रही है और पढ़ाने की क्रिया माधवी कर रही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, जीतू ने नेहा को पैसे दिए। यहाँ जीतू और नेहा दोनों ही लिविंग है, लिविंग नाउन है, पर यहाँ जीतू ने नेहा को पैसे दिए अर्थात पैसे देने का काम जीतू कर रहा है। यानी पैसे देने का काम जीतू कर रहा है, यानी काम जीतू कर रहा है, जीतू के द्वारा क्रिया हो रही है पैसे देने की, अर्थात जीतू हमारा सब्जेक्ट हो गया। नेहा और पैसे ऑब्जेक्ट हो गए। अब आगे चलते हैं, माधवी को संतोष पढ़ा रहा है। यहां ध्यान दीजिएगा, पहले वाले सेंटेंस में माधवी बच्चों को पढ़ा रही है और माधवी पहले नंबर पे आई हुई है, नहीं स्टार्टिंग में आई हुई है, और यहाँ माधवी को संतोष पढ़ा रहा है। दोनों सेंटेंस अलग अलग हैं, दोनों का सब्जेक्ट अलग है, दोनों का ऑब्जेक्ट अलग है। माधवी पहले वाले में स्टार्टिंग में है और तीसरे सेंटेंस में भी माधवी स्टार्टिंग में है, इसके बावजूद भी माधवी तीसरे सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट है। जरा गौर से पढ़ेंगे इसे हम। माधवी को यानी माधवी को संतोष पढ़ा रहा है अर्थात पढ़ाने का काम संतोष कर रहा है, तो संतोष हमारा सब्जेक्ट हो गया और माधवी हमारी ऑब्जेक्ट हो गई। नीचे और देखिएगा, बच्चों को माधवी पढ़ा रही। अब देखिए मैंने सेंटेंस आगे पीछे कर दिए हैं, बच्चों को माधवी पढ़ा रही। अब बच्चे पहले आ गए हैं, बच्चे पहले आ गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे सब्जेक्ट हो गए, बच्चे ऑब्जेक्ट ही हैं, भले ही वो हिंदी के सेंटेंस में स्टार्टिंग में पहले आ गए, क्योंकि जो क्रिया कर रहा है वो सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट हिंदी सेंटेंस में कहीं भी हो सकता है वो स्टार्टिंग में हो सकता है वो बीच में हो। इसका मतलब ये है कि जब हम हिंदी सेंटेंस से अंग्रेजी बनाएंगे तो हम स्टार्टिंग के सेंटेंस के शब्दों को नहीं देखेंगे, हम हिंदी के स्टार्टिंग के शब्दों को नहीं देखेंगे, हम ये देखेंगे कि उसमें क्रिया कौन कर रहा है, और जो क्रिया कर रहा है वो हमारा सब्जेक्ट कहलाएगा। तो यहाँ देखा हुआ, देखो माधवी बच्चों को पढ़ा रही है, तो माधवी पढ़ा रही है इसलिए माधवी सब्जेक्ट हो गई। जीतू ने नेहा को पैसे दिए अर्थात जीतू ने देने की क्रिया की तो जीतू सब्जेक्ट हो गया। माधवी को संतोष पढ़ा रहा है अर्थात पढ़ाने का हम संतोष कर रहा है, तो संतोष हमारा सब्जेक्ट हो गया। और बच्चों को
माधवी गणित पढ़ा रही है अथवा माधवी पढ़ा रही है, इसलिए माधवी सब्जेक्ट हो। आई एम श्योर आपको सब्जेक्ट समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट का हिंदी अर्थ होता है कर्म, जो काम नहीं करता या जिस पर क्रिया की जाती है, अर्थात जो काम नहीं करता वो ऑब्जेक्ट है। यदि ऑब्जेक्ट क्रिया करने लगेगा तो ऑब्जेक्ट नहीं, वो सब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो क्रिया करेगा वो सब्जेक्ट होगा और जो नहीं करेगा वो ऑब्जेक्ट है। तो बेसिक फंडा यही है कि जो क्रिया कर रहा है वो सब्जेक्ट है और जो नहीं कर रहा वो ऑब्जेक्ट। तो क्लियर हो गया कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से बस इस तरीके से अलग किया जा सकता है कि जो क्रिया कर रहा है वो सब्जेक्ट है, जो नहीं कर रहा वो ऑब्जेक्ट है। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं सेकंड एग्जांपल में कि जीतू ने नेहा को पैसे दिए, अर्थात देने का काम जीतू कर रहा है तो जीतू सब्जेक्ट हो गया और नेहा को दिए जा रहे हैं तो नेहा ऑब्जेक्ट हो गई। अब ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है ये हम समझेंगे। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में सामान्यतः नॉन लिविंग नाउन आते हैं, या ये समझिए नॉन लिविंग आते हैं। नॉन लिविंग का मतलब है कि सब्जेक्ट की क्रिया करने का डायरेक्ट सीधा संबंध नॉन लिविंग से होता है। जब सब्जेक्ट कोई क्रिया करता है तो उसका सीधा संबंध पहले नॉन लिविंग से होता है। यही समझिए कि सब्जेक्ट के क्रिया करने का संबंध जिस नाउन से सबसे पहले होता है वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। और ये सामान्यतः नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ही होते हैं, जैसे बुक, चेयर, फूड, कार, पेन, फैन, मोबाइल, चेयर, सो मैनी वर्ड्स। अब देखिए माधवी गणित पढ़ा रही है, या पढ़ाने का माधवी कर रही है और पढ़ाना एक क्रिया हो गई। यहाँ पढ़ाना एक क्रिया हो गई और जो गणित है, ये जो गणित है ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। जो गणित है हमारा वो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया है, क्योंकि गणित को पढ़ाया जा रहा है। अर्थात हम देखें यहाँ माधवी गणित पढ़ा रही, तो माधवी पढ़ा क्या रही है, गणित पढ़ा रही है, तो यानी पढ़ाने का सीधा संबंध गणित से है, तो गणित हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ऐसे देखिए जीतू ने पैसे दिए, तो जीतू क्या कर रहा है, पैसे दे रहा है। अब जीतू क्रिया कर रहा है तो वो सब्जेक्ट हो गया और देना मेन वर्ब हो गई और पैसे ऑब्जेक्ट हो गया। अब पैसे भी नॉन लिविंग ही होते हैं, इसलिए वो भी हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब देखो माँ खाना बना रही है, तो क्रिया कौन कर रहा है, माँ कर रहा है, तो माँ कर रही है, तो माँ हमारी सब्जेक्ट हो गई। और कर क्या रही है, खाना बना रही है, भोजन बना रही, तो बनाना उनकी मेन वर्ब हो गई, बनाना उनकी क्रिया हो गई, और बना क्या रही है, भोजन, तो भोजन और खाना उनका ऑब्जेक्ट हो गया। यानी इस सेंटेंस में खाना हमारा ऑब्जेक्ट है जो डायरेक्ट है। अच्छा बना क्या रहा है, बना क्या जा रहा है, खाना बनाया जा रहा है, तो जो बनाया जा रहा है वो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से माँ सब्जेक्ट हो गई और खाना यानी भोजन ऑब्जेक्ट हो गया, बनाना हमारा मेन हो गया। चलो अब बात करते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की। देखिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है सामान्यतः लिविंग ऑब्जेक्ट से। लिविंग ऑब्जेक्ट मतलब जिस व्यक्ति को कोई चीज दी जा रही है, या ये समझिए कि जो दूसरे नंबर पर आ रहा है, यानी पहले सब्जेक्ट क्रिया कर रहा है और जिस चीज के साथ क्रिया कर रहा है वो ऑब्जेक्ट है, और जो वस्तु या चीज जिसको दी जा रही है या सेकंड नंबर पर जो आ रहा है, जो क्रिया नहीं कर रहा है, वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ये सामान्यतः लिविंग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल माधवी बच्चों को गणित पढ़ा रही है, माधवी बच्चों को गणित पढ़ा रही है, तो ये हम देखेंगे कि यहाँ पढ़ाने काम माधवी कर रही है, पढ़ा क्या रही है, वो एक विषय पढ़ा रही है, और विषय किसको पढ़ा रही है, बच्चों को। तो पढ़ाने की क्रिया हो गई और पढ़ाया क्या जा रहा है, वो गणित पढ़ाया जा रहा है, एक विषय पढ़ाया जा रहा है और बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। तो इस प्रकार से पढ़ाना मेन वर्ब हो गया और जो पढ़ाया जा रहा है वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और जिसको पढ़ाया जा रहा है वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। यानी इसे हम सामान्यतः लिविंग ऑब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। इसको हम और डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ये किस तरीके से बनाए जाते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अगर दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ आता तो कैसे बनाते हैं, ये सारे हम आगे पढ़ेंगे। मैंने इसका और अधिक डिटेल बेहतर एग्जाम्पल्स के साथ अगली वीडियो में दे दिया है।
जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। और हाँ, अपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।